हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और सोशल साइंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं, है ना। और पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा बहुत ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाया था। और जो आज का मेरा चैप्टर है ये शुरू हो रहा है संसाधन एवं विकास से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि एनसीईआरटी में आता है ज्योग्राफी में। आप ये लोग बिल्कुल ना समझिएगा कि जो मैं 10th क्लास का ये पढ़ा रहा हूँ ये केवल 10th क्लास के ही काम आएगा ना। 10th के स्टूडेंट के तो काम आएगा ही, लेकिन जो हायर लेवल के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे पेट है, टेट है और पीसीएस है, यूपीएससी है ना। और जो लेखपाल भी आने वाली है ना, उसके तो फॉर्म भर चुके हैं। और यूपीपी भी जो आने वाली है, तो उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो बिल्कुल भी ये मत मन में रखिएगा कि ये मेरे लायक नहीं है, ये आपके ही लायक है। आपका जीएस जो होता है ये यहीं से तो तैयार हो रहा है ना। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की शंका मन में मत पालिएगा। और सभी मेरे स्टूडेंट इन सारी वीडियोस को बड़ी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ और धैर्य के साथ देखते रहें। कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, उसको दोबारा देखें और वो समझ में आएगी। जैसे कोई बुक है, ये साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी बुक अगर 3 बार पढ़ी जाए तो वो आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाती है। अगर एक बार पढ़ोगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को वो समझ में उतना नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें मैं बताना चाह रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हो टॉपिक पे तो मैंने लिख दिया है। थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि थोड़ा शायद शाइन हो रहा है ना, तो लाइट्स जलती हैं। लेकिन जो मैं टॉपिक बोलता रहता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुना करो, है ना। जो मैं लिख दिया हूँ उसको मैं एक्सप्लेन भी तो करता हूँ ना। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उस लाइन से जोड़ करके उसको लिखते चले, है ना। क्योंकि सोशल साइंस का एक बड़ा कोर्स है ना। तो आते हैं अपने सीधे से टॉपिक पर। चैप्टर मैंने लिख दिया है संसाधन एवं विकास, क्योंकि संसाधनों के बल पर ही हम अपना विकास करते हैं। ये संसाधन क्या है, ये नेचुरल, मतलब कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव संसाधन, है ना। मानव संसाधन जो है ये प्राकृतिक संसाधन के ही अंतर्गत आता है। ओके, तो सबसे मतलब कि प्राकृतिक में ही आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको निःशुल्क रूप में एक उपहार के रूप में मिले हैं, है ना। वो मिले ही हमें इसलिए है कि हम उनका यूज करें, लेकिन इतना भी यूज ना करें अनियंत्रित, मतलब कंट्रोल ही ना हो। तो क्या होता है, ये संसाधन खत्म होने लगते हैं अगर इनका हम मिसयूज करते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। और जिसका हमको सामना करना पड़ता है बहुत सारी आपदाओं के रूप में, बहुत सारी कठिनाइयों के रूप में हमको उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमको मिले हैं, इनका हम बेहतर तरीके से और कहते हैं ना कि सतत पोषण तरीके से इनका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बैंकों में पैसा जमा करते हैं, है ना, भविष्य के लिए जमा करते हैं कि ये भविष्य में काम आएगा। तो उसी प्रकार से हमको भी भविष्य के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को बचा करके रखना होगा। उसी को हम कहते हैं सतत पोषण, है ना। एक वृक्ष अपने जन्मदिन पर जरूर लगाए, है ना। वो बड़ा होकर के सोचिए कितने लोगों का भला करेगा, है ना। ये आप खुद सोच करके देखिए। तो ये है प्राकृतिक संसाधन, है ना। ये है तो प्राकृतिक। इनको संसाधन कब कहा जाता है, जब ये हमारे हित में काम, जब ये हमारे हित में आते हैं, जब ये हमारे उपयोग में आते हैं, तो ये संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन में बहुत चीजें आती हैं, पेड़ पौधे, जंगल, मृदा, पानी, सूरज, सूर्य, है ना। और मानव तो आता ही है उसमें। तो ये सब संसाधन हुए जिनके बल पर कोई भी देश अपना विकास करता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक चल ही रहा है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है उन पर बात करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने लिख दिया है, आप देखते रहो। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त
की जा सकती है। पर्यावरण जो वह आवरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं ना, में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, वह संसाधन कहलाती है। ओके, तो इतना तो समझ में आया। पर्यावरण क्या है? वह आवरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, है ना। कौन कौन से मंडल है? वायुमंडल आता है इसमें, जैव मंडल आता है, स्थल मंडल आता है ना, और जल मंडल आता है इसमें। तो मतलब कि एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, ये सब इसमें आता है पर्यावरण में। यही तो संसाधन है जो मानव के हित में है ना। तो इतना तो आपको समझ में आया। उसके बाद संसाधन जो होते हैं उनका हम कई भागों में वर्गीकरण भी करते हैं, उनको कई भागों में डिवाइड भी किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, है ना, तो उनको भी कई वर्गों में बांटा गया है हमारे आपके एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए। ओके, जैसे लिखते चलेंगे आप लोग भी, है ना, संसाधनों का वर्गीकरण। ये हेडिंग डाल लेंगे, ये मैंने हेडिंग डाल रखा है। उसके बाद शॉर्ट मैंने लिख रखा है ना, ताकि एक संकेत मिल जाए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, है ना, ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण क्या है? समाप्यता के आधार पर, जो समाप्त भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। ओके, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। तो ये इतने प्रकार के होते हैं क्या? संसाधन, है ना। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है, एक है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। ओके, तो जो जैव संसाधन है जिनमें जीवन आता है ना, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन और मत्स्य, ये सब चीजें आती हैं, किसमें आते हैं? जैव संसाधनों में आते हैं। ये उत्पत्ति के आधार है ना, ये इनकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद अजैव में चट्टाने और धातुएं आती हैं। ओके, चट्टाने एवं धातुएं आती हैं। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? शैल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है ना। एक है इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री एक रॉक होती है, और मेटामॉर्फिक रॉक होती है ना। जो आग्नेय शैल, अवसादी शैल, है ना, रूपांतरित शैलों के नाम से उनको जाना जाता है। धातुएं बहुत सारी हैं, मेटल जिनको कहते हैं। तो ये सब क्या है? अजैव संसाधन है ना। और जो जैव संसाधन है जिनमें जीवन होता है, वो उनको कहते हैं। ओके, ये हुआ पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं और समाप्यता के अंतर्गत जो होता है, ये क्या क्या आता है? समाप्यता के अंतर्गत आता है, एक आता है नवीकरणीय और एक आता है अनवीकरणीय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये बिंदु है ना। तो समाप्यता के आधार पर इनको जो है संसाधनों को दो भाग में डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय, है ना। नवीकरणीय में क्या क्या आता है? जो फिर से बनाया जा सकता है जिनको, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। ये सब आते हैं किसमें? नवीकरणीय में, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, सभी जानते हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो अनवीकरणीयों को हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक बार यूज हो गया तो वो दोबारा अपने उसी रूप में नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने की जरूरत है। और अनवीकरणीय संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं? वो इस तरीके से कि हमको अनवीकरणीय संसाधनों के विकल्प ढूंढने होंगे। ओके, विकल्प, ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा हमको, तभी हम इन अनवीकरणीय संसाधनों को भविष्य के लिए बचा करके रख पाएंगे, क्योंकि ये समृद्धि का आधार है। जैसे पेट्रोलियम है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अगर ये ना हो तो फिर कैसे यातायात चलेगा, कैसे व्यापार होगा, है ना, कैसे देश का विकास होगा। तो आवश्यकता किस बात की है? कि इनको बचाया जाए। लेकिन
विकल्प भी ढूंढने होंगे। और वो विकल्प क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जैसे कि सोलर सिस्टम आजकल देखिए कितना यूज हो रहा है, हर घर में छतों पर जाकर के देख ले तो देखिए आप लोग के इस पर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं। बैटरी होती है कनेक्टेड, जिसमें वो जो है ऊर्जा संग एकत्रित होती है और अपने घरों में हम उसका जो है ऊर्जा का जो है प्रकाश के रूप में यूज करते हैं ना। तो ये एक विकल्प है सौर ऊर्जा, किसका? जीवाश्म ईंधन का। अगर ये विकल्प ना ढूंढा गया होता तो जीवाश्म ईंधन कई समय पहले ही खत्म हो गए होते, है ना। तो विकल्प ढूंढ लिया गया है, तो इसी वजह से ये बचे पड़े हैं और इनका यूज हो रहा है। तो हमको विकल्प तलाशने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में भी, अपने रोजगार के क्षेत्र में भी ऑप्शन ढूंढने होंगे। ऑप्शन लेके चलना चाहिए कि हमको करना क्या है ना। किसी एक चीज पर टिकिए, वो अच्छी बात है कि जो पाना है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी तैयार रहने चाहिए। ओके, उसी प्रकार से इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अनअवेकरणीय संसाधन होते हैं ये लंबे अंतराल में निर्मित होते हैं, इनको बनने में बहुत समय लगता है। जैसे जीवाश्म ईंधन तो मैंने बताया है, पेट्रोलियम, ये आज का नहीं बनता कि आज बना बस कल चलो यूज करो, है ना। ऐसा नहीं होता, इनको बनने में समय लगता है ना। कैसे? ये जो जीवाश्म ईंधन होता है ये हमको अवसादी शैलों में मिलता है। अवसादी शैलें जिनमें लेयर होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक होती है ना। तो एक लेयर है तो उस पर जब पेड़ पौधे होते हैं, घर लोग मतलब कि रहते हैं, मानव जीव जंतु वनस्पतियां रहती हैं, तो जब वो खत्म हो जाते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो वो सड़ गल जाते हैं, दब जाते हैं और उनके पर एक दूसरी लेयर। तो बहुत वर्षों के बाद जो जीवाश्म दब गए हैं तो वो जमीन के अंदर, तो वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और वही जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये बहुत जल्दी बन जाए? नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसी प्रकार से हमको इनको बचा के रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिखते रहे, है ना। उसके बाद हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी कि मालिकाना जो हक होता है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जैसे जो प्राइवेट लोगों की निजी संपत्ति होती है, जैसे मकान, घर, यातायात के साधन, ये स्वामित्व के आधार। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भूमि, जिसका हम लगान भी सरकार को देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जमीन है जो हमारे हिस्से में होती है। जैसे गाँव में चले जाओ तो लोग कहते हैं, या शहरों में जिनके पास खुद की जमीन है जिस पर घर बन रखा है, या ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ तो वहाँ जो खेती होती है वो सब जो है प्राइवेट ना रिसोर्सेज में आता है, संसाधन में आता है, जिनका यूज आदमी अपने हित में करता है, अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। ओके, उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। अब ये सामुदायिक व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक संसाधन क्या है? जो सामूहिक रूप से समुदाय के रूप में लोगों के द्वारा यूज की जाती है ना, लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं, वे कहलाते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ओके, जैसे चारण भूमि। चारण भूमि क्या होती है? जिस पर जानवरों को चराया जाता है, चारागाह जिसको हम कहते हैं ना, वो सामुदायिक भूमि होती है। शमशान भूमि जहां पर शवों को जलाया जाता है। तालाब है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है जो कि सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आज ये सामुदायिक जो संसाधन है इनका भी जो है अतिक्रमण हो गया है। जैसे चारागाह भूमियां, इनका भी अतिक्रमण हो गया है, लोग अपने अपने यूज करने लगे हैं, तो जानवरों के लिए कहीं चारागाह ही नहीं बचे हैं ना, तो अतिक्रमण हो चुका है। इसके क्या वो हानिकारक परिणाम आएंगे वो भी आगे आता है ना। उसके बाद आता है सामुदायिक हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। स्वयं का भूभाग। स्वयं का भूभाग माने जो देश की अपनी सीमा होती है वो, उस सीमा के अंदर, और समुद्र तट से ये समुद्र तट है यहां से ना, तो समुद्र तट से 22.2 किलोमीटर तक संसाधन ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। समुद्र तट से है ना, समुद्र तट से कैसे मतलब यहां से शुरू होगा तो 22.2 किलोमीटर तक जो है संसाधन वो उसी देश के कहलाएंगे। जैसे भारत का ले लो तो ये अपना ही कहलाएगा यहाँ तक, है ना, इनके हित में है, वो उनका चाहे जैसे मतलब कि यूज करें। ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन हो गया।
उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, तट रेखा से, ये जो तट रेखा बता रहा है 200 समुद्री मील की दूरी से, नॉटिकल मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है ना। यानी कि 200 किलोमीटर के बाद जो भी भूभाग आएगा वो किसके अधिकार में आएगा, किसी के भी अधिकार नहीं होता, वो सबके ही हित में आता है ना। अगर कोई अतिक्रमण करता है तो एक देश दूसरे देश पर निगाह रखता है या आपत्ति करता है, आपत्ति करता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो चौथा संसाधन आता है वो आता है विकास के स्तर के आधार पर, कि किस प्रकार से उनका विकास किया जा सकता है संसाधनों का। कुछ होते हैं संभाव्य संसाधन या संभावी संसाधन, है ना, जहां पर संभावनाएं हैं, है ना। जैसे संभावनाएं कहां पर, जैसे सौर ऊर्जा की संभावनाएं कहां पर है, पवन ऊर्जा की संभावनाएं कहां पर है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम कहां पर बिजनेस करें, कहां पर दुकान मतलब कि हम खोलें, किस मतलब कि संभावना क्या होगी, कि उसका क्या परिणाम होगा, तो संभावना, है ना। तो राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि उतना सफल नहीं हुआ लेकिन सफल हो रहा है धीरे धीरे। जैसे गुजरात में देखो सोलर प्लांट कितना बड़ा लगाया गया है ना। और राजस्थान में भी, गुजरात में, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश भी और उच्च तापमान भी पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा का एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, क्या अरुणाचल प्रदेश, है ना, या भारत जैसे जम्मू कश्मीर, है ना, या हिमाचल प्रदेश में क्या ये संभावना है? नो, संभावना कहां पर है? राजस्थान और गुजरात में है। ओके, तो ये हो गया संभावी संसाधन, है ना। उसके बाद है विकसित संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और वहां पर भविष्य में आने वाले समय में उन संसाधनों का इस्तेमाल भी होगा, है ना। और जैसे खनिज तेल की खोज हमारे देश में हुआ ही करती है ना। जैसे गोदावरी के डेल्टाई भागों में, महानदी के डेल्टाई भागों में, तो वहां पर जब चीजें हमको, जब इस बात का एहसास, जब ये बातें हमको मालूम हो जाती है कि वहां पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि दबे पड़े हैं जिनका यूज किया जा सकता है, तो वो उसके अंतर्गत आते हैं, विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसा कि मैंने कहा ना कि इनका सर्वे हो चुका है ना, क्लियर है मतलब। उसके बाद जो टॉपिक आता है संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है, इनका डेवलपमेंट क्या है और इनका जो परिणाम क्या आता है वो कैसे है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी के द्वारा है। मैंने एक ही हेडिंग में इसके क्या परिणाम है, क्या कमियां हैं, इसके क्या बुरे परिणाम है, ये मैंने लिख दिया है। समझते चलिए आप लोग। संसाधनों का विकास, ओके। पहला है प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे आपके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सारे जो है ITI कॉलेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं ना, IITs भी होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तकनीकी की पढ़ाई होती है ना, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है ना। तो वहां से जो पढ़ करके निकलते हैं वो स्किल्ड स्टूडेंट निकलते हैं और वे इन संसाधनों का एक सही उपयोग करते हैं, सही यूज करते हैं ना। तो वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का अच्छा विकास किया जा सकता है ना। उसके बाद संसाधनों का ह्रास भी हो रहा है। बहुत सारे संसाधन हैं जिनका मैंने कहा था ना कि मिसयूज हो रहा है, उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जैसे कोयले की खदानें हैं, लोहे की खदान है, लौह अयस्क की खदानें हैं ना। तो वहां पर जब या अभ्रक की हैं, बॉक्साइट की हैं, तो वहां पर इन संसाधनों का जो विदोहन होता है, खुदाई होती है, खनन होता है, वो उतने सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो बहुत कुछ तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो ये क्या है, ये संसाधनों का ह्रास है। जंगलों का कटना ये संसाधन का ह्रास है ना। जल में प्रदूषण होना ये भी संसाधन का ह्रास है, नुकसान है ना। और पॉल्यूशन होना एटमॉस्फेयर में,
ना, पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायु प्रदूषण, ये भी तो वायु संसाधन का ही तो, ये मतलब कि वायु क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, उसका भी ह्रास होता है। इसी इन्हीं तरीकों से कुछ मानवीय क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। आइए, ये हो गया। फिर है संसाधनों पर समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संकेंद्रण है संसाधन। जैसे झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, उड़ीसा में, यहाँ पर जो है खदानें बहुत सारी हैं, है ना, खुदाई होती है। तो इन संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार है, और ये पूंजीपति जो वर्ग होता है इन संसाधनों का अपने हित में यूज करता है, और श्रमिक वर्ग की जो है ये क्या करता है, उपेक्षा करता है ना। तो क्या होता है, वर्ग संघर्ष पैदा होता है। जैसे झारखंड में, है ना, जैसे नक्सलवादी जो विचारधाराएं, जो माओवादी विचारधाराएं है ना, ये इसी का ही परिणाम है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब क्यों नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इन्हीं की वजह से। क्योंकि इनका मानना है कि जब ये हमारे भूभाग में है, जब ये हमारी संपत्ति है, तो हमको क्यों नहीं इस पर अधिकार मिल रहा है। इन बातों से नक्सलवाद पनपा है ना। तो ये विवाद है। ओके, उसके बाद आता है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है ना। वैश्विक संकट, यानी कि इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम है वो भी बिगाड़ रहा है हमारे देश का नहीं, वैश्विक है ना। जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन जिसको हम कहते हैं ना। तो वैश्विक ऊष्मन की वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है इस पर्यावरण का, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि आए दिन जो है पर्यावरण के सम्मेलन हुआ करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सब हुआ करते हैं। क्यों, किस लिए, वैश्विक ऊष्मन की वजह से। किस पर, कैसे इन पर कंट्रोल पाया जाए। क्योंकि जो उद्योग लग रहे हैं ना, इन उद्योगों की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जो जंगल कट रहे हैं, जो नगरीकरण हो रहा है, जंगलों के कटने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से वैश्विक ऊष्मन होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं से भी वैश्विक ऊष्मन को बढ़ावा मिलता है ना। तो इन तरीकों से क्या होता है, नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण का। एक तो ये हुआ, जिसकी वजह से संकट पैदा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है ना। और इसके बढ़ने से क्या होता है कि दोनों ध्रुवों की जो बर्फ है वो मेल्ट होती है, पिघलती है, जिसकी वजह से जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक ऊष्मन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना। तो हमको इन चीजों पर कंट्रोल करना होगा, इन सब चीजों पर जो है रोक लगानी होगी। अब कैसे होगा, हम इस पर बात करेंगे। ये तो संकट पहले समझ में आया। संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, संसाधनों का संरक्षण। इसकी सबसे पहली बात कहाँ उठी, ये समझ लीजिए। इसकी सबसे पहले जो बात उठी थी, इसकी वकालत कहाँ हुई, 1968 में हुई थी, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। इसकी मांग की थी कि संसाधनों का जो है संरक्षण किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में हमको बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, हमको क्या, आने वाली संतानों को भी ना। उसके बाद 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई, और उसी रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है सतत पोषणीय विकास। ये समझने वाली चीज है, सतत पोषणीय विकास, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सतत पोषणीय विकास क्या है कि हमको जो है इन संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज करना होगा, है ना। अगर हम इन संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ेगा, है ना। सतत पोषण का मतलब कि इन संसाधनों का यूज ऐसा हम करें कि हम तो यूज करें ही, आने वाली संतानें भी उनका यूज करें, आने वाली पीढ़ियां भी। जैसे माँ बाप पैसा कमाते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, तो खर्चा तो चलता ही चलता है वर्तमान में, लेकिन आने वाले समय के लिए भी वो पूंजी को बचा करके रखते हैं बैंकों में या घरों में, समझ लीजिए। तो किस लिए रखते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों या अपनी आवश्यकताएं पूरी हो सके। क्या हम सब खाली कर नहीं, सब कुछ खत्म कर दो, बस आज ही जीना है हमको, जो रह रहे हैं वर्तमान देखो,
है ना। क्या आने वाला समय हमको नहीं देखना है? तो सतत पोषण यही कहता है कि आने वाला समय भी देखना है हमको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जंगल कट रहे हैं तो जंगल की जगह दूसरे जंगल लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि पेड़ बने। तो सतत पोषण का मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना, उनके लिए तैयार करना। ओके, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि संकल्पना पेश की किसने? ब्रुंटनलैंड आयोग ने पेश की थी, ये आपको समझना है। और यही रिपोर्ट बाद में एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई थी। क्या था? हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, है ना। तो ये किताब छपी, ये आप लोग को जरूर लिख लेना है। उसके बाद आता है भू संसाधन। भू संसाधन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर जैसे हम रहते हैं, घर बनवाते हैं, सड़कें बनती हैं, यातायात के साधन चलते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, सब कुछ तो होता है। अब इन भू संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? मोटे तौर पर एक है मैदान, एक है पर्वत, एक है पठार, है ना। उसके बाद 43% पर मैदान आता है, 30 पर पर्वत आते हैं, 27 पर पठार आते हैं। ये है भू संसाधन। थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग। सबसे ऊंची जो प्राकृतिक बनावट होती है वो होती है पर्वत, जो शंक्वाकार होती है, नुकीली होती है, ऊपर से ऐसे होती है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं आज बना ही देता हूं। पर्वत ऐसे होते हैं, समझ लीजिएगा। पर्वत से नीचे होते हैं पहाड़, ऊपर से गोल होते हैं, है ना। उसके बाद इनसे नीचे होते हैं पठार, जो ऐसे होते हैं, ऊपर से ये मतलब कि चौरस होते हैं। इनका जो शिखर होता है गोल होता है पहाड़ों का, पठारों का चौरस होता है। फिर मैदानी भाग आते हैं, फिर समुद्र शुरू होता है, ऐसे करके ना। तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान और समुद्र, ये क्या है? भू संसाधन है, भूभाग है जिस पर ये सब स्थित है। उसके बाद आता है कि भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय क्या है। राष्ट्रीय वन नीति, है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, जो कि 1952 की है, 1952 की है लिख लेंगे, के अनुसार ये तय है कि वनों के अंतर्गत लगभग 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है ना। कहने का तात्पर्य है कि देश के कुल जितना क्षेत्रफल है लगभग 33% भूभाग पर जंगल होने अनिवार्य है। उसके बाद ये जो भूमि है इसका निम्नीकरण क्यों हो रहा है, यानी कि ये अनुपजाऊ क्यों हो रही है ना, या भूमि खराब क्यों हो रही है, मृदा खराब क्यों हो रही है, या मृदा प्रदूषण क्यों हो रहा है। वो है वनोन्मूलन, जंगलों का कटना, ये सबसे बड़ा रीजन है ना। लेकिन मजबूरी भी है, आबादी जो बढ़ रही है वो कहाँ रहेगी, यातायात के साधन किस पर चलेंगे, मार्ग पर चलेंगे तो मार्ग कैसे बनेंगे, नगरीकरण कैसे, तो जंगल तो कटने करना है। उसके बाद आता है पशुचारण की वजह से भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधों को जो है जानवर खा लेते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जो कि भविष्य में पेड़ बनेंगे, तो नुकसान तो हो ही रहा है। ओके, ये हो गया वनोन्मूलन, पशुचारण। और पशुचारण से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है कहां पर हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? गुजरात में हुआ है, राजस्थान में और महाराष्ट्र में हुआ है। मैंने शॉर्ट में लिखा है महा, यानी कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो खनन हुआ है, खनन माने खुदाई सबसे ज्यादा कहां पर हुई है? झारखंड में हुई है, और कहां पर? छत्तीसगढ़ में हुई है। उसके बाद आता है उड़ीसा। झारखंड में कौन सी खान है? कोयले की खान है, झरिया खान है ना। और ये यहाँ पर खान के काम ज्यादा, खुदाई ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर खनन की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। उसके बाद सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? तो आपको बताना है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन होता है। पंजाब तो जानते हो गेहूं के उत्पादन में, हरियाणा गेहूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेती होती है ना। तो क्या होता है, सिंचाई, पानी का विदोहन ज्यादा होता है ना। तो ये सब क्या है, भूमि निम्नीकरण के रीजन है, कारण है। इनको जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के लिए, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी ये सब जरूर लिखेंगे। जैसे ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये सतत पोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सब जरूर लिखे हैं, है ना। उसके बाद है मृदा संसाधन।
इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट जो अब बिंदु आ रहा है संसाधन है, कौन सा? मृदा, मिट्टी, सॉइल जिसको कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। तो एक क्वेश्चन ये बनता ही है कि नवीकरणीय संसाधन है क्या मृदा? बिल्कुल है, नवीकरणीय संसाधन है ये, जिसका नवीनीकरण होता रहता है। उपजाऊपन घट गया है तो कैसे बढ़ाना है, वो मृदा को सुधारा भी जा सकता है। उच्चावच भूभाग का ऊंचा नीचा होना, जनक शैलों से, जलवायु से, वनस्पतियों से बहता हुआ जल, पवन मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, है ना। ये मृदा के निर्माण में सहायक, जैसे उत्तर का विशाल मैदान जो बना है जलोढ़ मृदा से बना है, वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से बना है ना। ओके, जलवायु से भी होता है, ठंडी गर्म जलवायु की वजह से चट्टानें चटकती हैं, टूटती हैं, फिर उनमें कण निकलते हैं, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है मृदा के बनने में, है ना। तो हमको मृदा का भी क्या करना है? संरक्षण करना है। ओके, इसके बाद अब मृदा पे आते हैं हम लोग कि मृदा कितने प्रकार की होती है ना। तो मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर 6 प्रकार की बताई हुई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। उसके बाद जैसे आती है पहली है जलोढ़ मृदा, सबसे इंपॉर्टेंट है सब, और उपजाऊ भी बहुत ज्यादा होती है सबसे ज्यादा। ये कहाँ पाई जाती है भारत में? उत्तर के विशाल मैदान में। ये उत्तर का विशाल मैदान देख रहे हो आप, ये जो मैंने एरो बना रखे हैं, यहां से समझा देता हूं। एरो बना रखे मैंने, जलोढ़ मृदा लिखा हुआ है, ये इधर गया है और ये इधर भाग में किनारे भी गया है, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र इस भाग में भी गया है ना। ये असम तक चला गया है उत्तर का विशाल मैदान, है ना। उत्तर भारत यानी कि उत्तर का विशाल मैदान जो है, ये बहुत पूछा जाता है, उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखें। सबसे उपजाऊ मैदान है ये, यहाँ की मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है ना। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो इसकी मृदा इतनी जो उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा, ये जो मृदा बनी है कैसे बनी है? नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जलीय अवसादों से, जलोढ़ अवसादों से ये बना है उत्तर का विशाल मैदान। अब ये नदियां कौन सी हैं? नदियों का मैंने जैसे 3 नदी तंत्र हैं, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र, यमुना का भी है, और एक है सिंधु नदी तंत्र। तो इन तीनों महत्वपूर्ण नदियों, एक तो ये तीनों नदियां हैं ही, और बाकी इन तीनों की जो सहायक नदियां हैं, उन सबसे मिलकर के बना है आपका उत्तर का विशाल मैदान। ये मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग देखिए जरूर, मैंने उसमें फिगर बाई फिगर बताया है, मैप बनाया है और समझाया भी हुआ है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, है ना, और सिंधु नदी तंत्र। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए, समझ में आप लोग को आ जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है महानदी, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भी यहाँ पर देखिए, क्या मैंने, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पर है। तो इन नदियों के जो डेल्टाई भाग होते हैं, जैसे नदी है ना, नदी, ये डेल्टा ऐसे होता है ना, मैंने बताया था, इस शेप में बन जाता है, ये शेप जो होता है ये डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टाई भागों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस भाग में भी, और असम तक तो पाई जा रही है ना। उसके बाद है आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर भी ये जो जलोढ़ मृदा होती है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जरूर लिखें। एक है बांगर, एक है खादर। तो बांगर मृदा को हम कहते हैं पुराने जलोढ़ अवसाद। ओके, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ अवसाद। इतना समझ में आया सबको? ओके, एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, है ना। तो बांगर और खादर, ये आयु के आधार पर बांटा गया है जलोढ़ मृदा को ना। बांगर माने पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर माने नवीन जलोढ़ मृदा, है ना। ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। उसके बाद आता है काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, है ना। या कपास के लिए, ये कपास जो कॉटन होता है, ये सबसे उपजाऊ मृदा, ये कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता भी इसी मृदा में
होती है। अगर ये एक बार सूख जाती है तो उसमें दरारें बन जाती हैं, तो उसकी जुताई मुश्किल हो जाती है ना। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है इन भूभागों में, काली मृदा का ये वाला भाग है पठारी भाग, ये यहाँ दिखा दिया है मैंने। ये जितना मैंने बना रखा है ब्लैक पेन से, ये पठारी भाग है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है ना। तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है कौन सी मृदा? काली मृदा। उसके बाद ये पाई कहाँ जाती है, मैप में देखते चलिए सब लोग। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी, दक्कन का पठार है तो ये उत्तर, ये पश्चिम, यानी कि इस भाग में भी पाई जा रही है। महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, गोदावरी कृष्णा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा घाटियों में भी, ये गोदावरी कृष्णा की घाटियों में भी ये काली मृदा पाई जाती है। इसको आप जरूर लिखें, है ना। उसके बाद है लाल व पीली मृदा, है ना। लाल व ये पीली, जो कि दक्कन पठार के पूर्व व दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। दक्कन का पठार ये आपका पूरा है, यहाँ तक फैला हुआ है इस भाग में, और पाई कहाँ जाती है? दक्कन पठार के पूरब में। तो ये दक्कन का पठार हुआ, ये पूरा इस भाग में, तो पूरब में यानी कि इस भाग में भी पाई जाती है, और दक्षिणी हिस्से में भी पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा। ये मैंने दिखा दिया है, देखो जो मैंने सर्किल बना रखे हैं रेड कलर में, ये लाल मृदा के क्षेत्र हैं आपके, ओके। और पीली मृदा का भी यही क्षेत्र है। लाल रंग जो होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा ज्यादा होती, तो नमी के संपर्क में आने से ये जो है लाल रंग में बदल जाती है ना। और पीली मृदा का भी यही क्षेत्र है। तो इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को ना। उसके बाद है ये पाई कहाँ जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण में, गंगा मैदान ये दक्षिण में। तो देखिए यहाँ दिखा भी रहा है, ये गंगा का मैदान है ना। उसके बाद है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का मतलब होता है ईंट, है ना। तो ईंट होती है, जो घर बनता है जिससे, जो रंग उसका होता है उसी कलर में होती है लेटेराइट मृदा। ये अधिक तापमान वाले और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और असम में पाई जाती है। ये उपजाऊ कम होती है ना। इसकी कमी ये है कि उपजाऊ कम होती है, लेकिन फिर भी ये मृदा जो है रासायनिक खादों का वो इस्तेमाल करके इस पर जो है फसलें पैदा की जाती हैं, ओके। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जा रही है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है ना। तो इसीलिए इन भागों में जो है झाड़ियाँ ही केवल पैदा हो पाती हैं, क्योंकि जल धारण क्षमता कम होती है तो पानी बहुत नीचे रहता है, पानी भी कम बरसता है, इसीलिए यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो नमी की तलाश में बहुत नीचे चली जाती है ना। तो इतना तो समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है जरूर बताइएगा आप लोग नाम में, कमेंट बॉक्स में। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद है पर्वतीय मृदा, जो कि ये मैंने रेड कलर कर रखा है पर्वतीय मृदा। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख है ना। ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, सिक्किम पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईटानगर भी यही पड़ता है। तो यहाँ तक ये जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके कण मोटे होते हैं ना। तो ये आपकी सारी क्या हो गई? मृदाएं हो गई। और गहराई से पढ़ा जाए तो जानकारी के लिए तो बहुत चीजें मिलेंगी ना, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो इतना जो टॉपिक मैंने जितना फैक्ट्स बता दिए हैं आप लोग जरूर लिख लेंगे ना, जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये सतत पोषण वाला लिख लेना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है, कितने भाग में जंगल होने चाहिए, है ना, मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सबको आप जरूर लिख लें। एक बार मैं समझा देता हूँ। ये भाग में जो है पर्वतीय मृदा दिखाई गई है। नंबर 1 जो ये हिस्सा दिखाया गया है ये जलोढ़ मृदा का है। नंबर 2 है जहाँ पर रेड कलर के जो है सर्किल बने हैं, ये लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। जो ब्लैक कलर में बनाया गया है ये काली मृदा का क्षेत्र है। 3 4 भी है यहाँ पर, ये काली मृदा का क्षेत्र है और ये मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। तो 6 मृदाएं हो गई आप लोगों की, है ना। तो पहले लेसन में जो संसाधन एवं विकास की बात आती है वो मैंने आप लोगों के सामने एकदम शॉर्ट में बेहतर तरीके से समझा दिया है, और पूरी कोशिश की है कि कोई भी फैक्ट छूटने ना पाए इस वीडियो में,
है ना। तो वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो एक फिर से देखें ताकि समझ में आए। मैंने जैसे कहा है कि कोई चीज एक बार में हो सकता है किसी के समझ में आ जाए, हो सकता है किसी के समझ में ना आए, तो वीडियो को जरूर देखें, है ना, और नोट्स बना लें और उस पर लिखते चलें, है ना। तो ये है संसाधन जो कि मानव की उन्नति में सहायक है। लेकिन आज का मानव इनका इस कदर विदोहन कर रहा है। अब थोड़ा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे घर में यातायात का कोई भी साधन हो, जैसे बाइक सबसे ज़्यादा यूज की जाती है ना, अगर आसपास के क्षेत्रों में भी हम जा रहे हैं तो बाइक लेके क्यों जाएं। सप्ताह के कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए कि केवल जो है साइकिल का ही यूज किया जाए या टैक्सी का ही यूज किया जाए, है ना, या जो सिटी बसें होती है उनका ही यूज किया जाए, है ना। क्योंकि अगर एक दिन अगर हमने बाइक वो न चलाई एक दिन या वीक में एक न मतलब नहीं चलाई, तो सोचे कितना हम ईंधन बचाएंगे और कितना हम अपने इस वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचा ले, मतलब कि बचा पाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमको जागरूक बनना होगा, हमको जागना होगा। हमको क्या करना है, इस पृथ्वी को और लंबे समय तक इस मानव जीवन को स्वस्थ, इस पृथ्वी को भी स्वस्थ बना करके रखना है। ये हमारी आपकी तो जिम्मेदारी है। प्रकृति तो हमें सब कुछ दे रही है, क्या नहीं दे रही है। हम जो पहने हैं, है ना, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो इंक यूज कर रहे हैं, जो बोर्ड बने हैं, जो मोबाइल हैं, जो सब कुछ है ना, पूरा सब कुछ तो प्रकृति का दिया हुआ है ना। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम इस नेचर को भी कुछ सम्मान दें, है ना। तो ये मानव है जो ये कर सकता है ना। तो इस प्रकार से ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट मतलब कि संसाधन एवं विकास। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट करते रहें ना। और मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। और सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। जो कंपटीशन के बच्चे हैं वे भी धैर्य बना के रखें, जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। बगल वाले का सामने वाले का सिलेक्शन हो रहा है तो होने दीजिए, आपका भी समय आएगा। ये आशीर्वाद है मेरा, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।